Good morning, 8th class. This is your science lecture and my name is Hardeep. Today we will read about chapter number 10. Chapter number 10 आपका कौन सा था? Force and pressure. लास्ट वीडियो में हमने चेक पॉइंट 1 तक पढ़ लिया था. अब हम क्या करेंगे 109 पेज पे ये पैराग्राफ है आपका व्हाट हैपेंड व्हेन मोर देन वन फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी. इसमें क्या बताया गया आपको कि जब एक बॉडी के ऊपर एक से ज़्यादा फोर्स लगे तब क्या होगा. ठीक है. इन द इंटरेस्ट of better learning, recall a story that you all must have read in your early years of schooling. वो कह रहा है कि आप बेटर लर्निंग से सीखोगे अगर आप स्टोरी को रिकॉल करते हो, एक स्टोरी को रिकॉल करोगे. ठीक है. तो वो कह रहा है कि वंस देयर वाज ए फार्मर हु हैड ग्रोन टर्निप इन इस फील्ड. मतलब एक बार क्या था कि एक फार्मर ने अपने खेत में टर्निप्स लगा रखे थे. टर्निप्स क्या होते हैं सभी को पता है कि शलगम को बोलते हैं टर्निप्स. ठीक है. व्हेन द टर्निप grew big enough they were to be taken out from the ground. The farmer told his son to take them out. जब जो शलगम है, शलगम की रूट्स निकलनी स्टार्ट हो गई थी, तब क्या फार्मर ने अपने सन को बोला कि आप उसे निकाल लाओ. ठीक है. While the son was taking the turnip out, जब उसका बेटा जो है वो टर्निप को निकाल रहा था, he found one of the turnip was too big and even the best of his efforts could not remove it. जब उसका बेटा जो है वो टर्निप को निकाल रहा था तब जो उसकी रूट्स थी वो बहुत ज़्यादा मिट्टी के अंदर थी, तो उस वजह से क्या हुआ वो टर्निप निकला नहीं. ठीक है. तो उसने काफ़ी एफर्ट्स भी लगाए लेकिन वो उसे रिमूव नहीं कर सका. द फार्मर सन कॉल्ड इज वाइफ टू हेल्प हिम. तो फार्मर के सन ने क्या किया, अपनी वाइफ को बुलाया. ठीक है. द टू ट्राई टुगेदर टू पुल इट आउट बट डिड नॉट सक्सेस. मतलब जब शलगम को निकालने के लिए खेत में से दो फोर्स लगाए, मतलब एक तो फार्मर के सन ने फोर्स लगाया, दूसरा किसने फोर्स लगाया, उसकी वाइफ ने फोर्स लगाया. ठीक है. तब भी क्या हुआ, शलगम जो है वो फील्ड से नहीं निकला. ठीक है. द कपल दैन कॉल देयर 2 चिल्ड्रन फॉर हेल्प बट एल्स द टर्निप वाज टू बिग टू बी पुल्ड आउट. फिर क्या हुआ कि जो कपल है उसने अपने बच्चों को बुलाया और उसने टर्निप निकालने की कोशिश की, लेकिन जो टर्निप था वो बहुत ज़्यादा बड़ा था तो उस वजह से वो नहीं निकला. ठीक है. अल्टीमेटली द फार्मर the whole of his family and friends tried together and could pull the turnip out of the ground. तो उसने क्या किया, फिर बाद में अपने फ्रेंड्स को बुलाया. तो उसकी जो है पहले हस्बैंड वाइफ लगे टर्निप को निकालने के लिए, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उन्होंने अपने बच्चों को बुलाया तो उनसे भी टर्निप नहीं निकल सका. फिर उसके बाद उसने अपने फ्रेंड्स को बुलाया तो सभी ने फोर्स लगाया, तब जाके क्या हुआ, टर्निप बाहर निकला. ठीक है. उसके बाद द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ यूनिटी. तो इसका क्या मतलब हुआ कि स्ट्रेंथ ऑफ यूनिटी, मतलब इस स्टोरी का क्या हुआ कि जब एक फोर्स लगाया तब तो क्या हुआ कि टर्निप नहीं निकला, जब ज़्यादा फोर्स लगाए गए तब टर्निप निकल गया. यानी इसमें बताया गया कि आपकी स्ट्रेंथ ऑफ यूनिटी यानी यूनिटी होना बहुत ज़रूरी होता है. ठीक है. Can you make out in the literal sense that it was the pull of so many people combined together that brought the desired result? उसने बताया कि जब एक ने फोर्स लगाया तब नहीं आउट हुआ, टर्निप नहीं आउट हुआ, मतलब नहीं निकला. जब काफ़ी ने फोर्स लगाया तब क्या हुआ, मतलब सभी ने एक साथ फोर्स लगाया तो उन्हें डिज़ायर्ड रिजल्ट जो वो चाहते थे वो मिल गया. द एनालॉजी इज़ अ डायरेक्टली applicable to force when more than one force are applied in that same direction simultaneously they add together to produce a large effect in the same direction. इस पैराग्राफ में बताया गया है कि अगर आप एक ही चीज़ पर बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रहे हो सेम डायरेक्शन में तो वो क्या होगा, इसका इफ़ेक्ट उसी डायरेक्शन में आएगा. मतलब जो है कि टर्निप निकालने के लिए सभी ने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद जो है उन्हें टर्निप निकल गया, तो फोर्स बहुत सभी ने लगाया. तो इसका मतलब कि स्ट्रेंथ ऑफ यूनिटी भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसमें क्या है कि फोर्स सेम डायरेक्शन में लगा था, यानी उसको निकालने में लगा था, सब निकाल रहे थे कि यानी एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे थे, तो वो भी बहुत ज़रूरी होता है. The resultant force is obtained by adding the magnitudes of each of the force algebraically in the same direction. मतलब जो है फोर्स जो है वो सेम डायरेक्शन में लगा तभी जाकर टर्निप बाहर निकला. ठीक है.
लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द एडिशन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑल इन द सेम डायरेक्शन। यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ बता रखी हैं जो आप अगर जिन्हें पढ़ लोगे या एक बार एक्टिविटीज़ को देख लोगे तो आपको फोर्स ऑफ एक्टिंग एक ऑब्जेक्ट पर समझ में आएगा। ठीक है, 8th क्लास जो ये एक्टिविटीज़ दे रखी हैं इनमें से मैं कुछ एक्टिविटी आपको सेपरेटली वीडियो में बनाकर सेंड करूँगी। ठीक है, फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी मे कंक्लूड दैट इफ़ मोर देन वन फोर्स एक्ट simultaneously on an object in the same direction the force simply add together. Let us perform one more activity. अगर हम फोर्स जो है एक ही डायरेक्शन में लगाएंगे जो है फोर्स जो है वो ज़्यादा लगेगा। ठीक है, ये एक्टिविटी में आपने परफॉर्म करना है, मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट वो कह रहा है पेज नंबर 110 पे कि डू यू हैव अ क्वेश्चन इन योर माइंड आफ्टर डूइंग दिस एक्टिविटी। यू आर थिंकिंग व्हाट विल हैपन इफ टू अपोजिट फोर्स एक्टिंग simultaneously on a body are not equal. You are thinking correct. The result will be different in case two opposite and unequal force act simultaneously on an object. The object will move in the direction of the bigger force. The distance move on the speed of the other object will depend upon the difference between the two force. इस पैराग्राफ में बताया गया है कि अगर दो अपोजिट और अनइक्वल फोर्स अगर आप एक साथ लगाते हो तो वो एक डायरेक्शन में नहीं जाएगा, वो अलग अलग डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन वो जो डिस्टेंस मूव करेगा जो उसकी स्पीड होगी दोनों में डिफरेंस होगा। ठीक है, और दोनों के फोर्स में भी डिफरेंस होगा। ठीक है, उसके बाद है टाइप ऑफ फोर्सेस। टाइप ऑफ फोर्सेस देखो क्या कह रहा है 8th क्लास टाइप ऑफ फोर्सेस में मैंने आपको एक फ्लो चार्ट बनाया है जिसमें आपको ईजिली होगा समझने में। ठीक है, तो फोर्स कितने टाइप के होंगे, 2 टाइप्स के, एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। फिर जो कॉन्टैक्ट फोर्स है वो 2 टाइप के होंगे अगेन, तो वो क्या होंगे मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शन। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होंगे 3 टाइप्स के होंगे। फर्स्ट है मैग्नेटिक फोर्स, सेकेंड है ग्रेविटेशनल फोर्स और थर्ड है इलेक्ट्रॉनिक फोर्स। अब चैप्टर में हम कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को पढ़ेंगे, फिर उनकी पार्ट्स को पढ़ेंगे कि कॉन्टैक्ट फोर्स 2 टाइप्स की हैं, मस्कुलर और फ्रिक्शन, और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन से हैं मैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रॉनिक फोर्स। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं टाइप ऑफ फोर्स में। देयर आर वेराइटी ऑफ फोर्स प्रेजेंट अराउंड अस, ऑल द फोर्स कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। मैंने आपको बताया कि फोर्स जो है वो 2 टाइप के हैं कि कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब हम कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स में 2 आएंगे, फर्स्ट है मस्कुलर फोर्स और सेकेंड है फ्रिक्शन। तो अब देखो वो क्या कह रहा है कि जनरली इन अ लार्ज नंबर ऑफ केसेस द पुश और पुल वी अप्लाई ऑन ऑब्जेक्ट इज बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट डायरेक्टली विद हैंड फीट एक्सेट्रा। मतलब आपने पढ़ा है कि फोर्स क्या है कि पुश और पुल करने की प्रोसेस है। ठीक है, लेकिन पुश और पुल हम किससे करते हैं, हाथ से करते हैं। मतलब उसमें कुछ ना कुछ हम टच करेंगे तभी वो पुश होंगे तभी वो पुल होंगे। ठीक है, या तो हम हैंड के साथ करेंगे या फीट के साथ करेंगे। ठीक है, तो इंडायरेक्टली थ्रू अनदर ऑब्जेक्ट लाइक अ स्टिक, और इंडायरेक्टली हम कैसे करेंगे कि कई बार क्या होता है कि अगर हमें डोर को ओपन करना है तो हम हैंड यूज़ नहीं करेंगे, कई बार स्टिक के साथ खोल लेते हैं, कई बार और जैसे किसी फोर्स को हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, इनडायरेक्टली करते हैं। जैसे किसी चीज़ को हम रोप के साथ पकड़ लेते हैं, ठीक है, तो वो इनडायरेक्टली हो गया। देयरफॉर व्हाइल अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ द ऑब्जेक्ट इज इन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सोर्स ऑफ द फोर्स इज नॉन एज कॉन्टैक्ट फोर्स। उस फोर्स को हम कॉन्टैक्ट फोर्स बोलेंगे जिसमें आप जो फोर्स लगा रहे हो वो हैंड के साथ टच कर रहे हो और नहीं कर रहे हो। मीन्स कि टच करने में जैसे दरवाजे को अगर हाथ के साथ हम ओपन कर रहे हैं तो वो टचिंग हो गया, अगर नहीं कर रहे हैं तो वो नॉन टचिंग हो गया। तो ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है ना, तो दोनों में ही ये बताया गया है कि तो दोनों क्या हुए कॉन्टैक्ट फोर्स हुए जिसमें हम टच भी कर रहे हैं और नॉन टच भी कर रहे हैं। ठीक है, तो जिसमें हमारा रोल मैटर करता है कि हम उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी होल्ड अ ग्लास ऑफ वाटर यूजिंग अवर हैंड। अगर हम एक ग्लास पकड़ते हैं, ठीक है,
वाटर का गिलास पकड़ते हैं, अपने हम हैंड यूज़ करेंगे उससे, ठीक है। अ बॉल में बी थ्रोन बाय हैंड और किक्ड बाय फुट, और जो बॉल है वो किससे फेंकी गई है, हाथ से फेंकी जाती है, और किक बाय अ फुट, फुट से हम किक कर सकते हैं, ठीक है। हैंड बैग इज पिक्ड अप इन द यूजिंग ए हैंडल बैग और अ स्ट्रिंग। जिस फिगर 10.8 में एक मैन है जो अपना हैंड बैग होल्ड कर रहा है, वो किससे कर रहा है, हैंड से कर रहा है, मतलब हैंड के साथ वो टच कर रहा है, ठीक है, तो वो फोर्स लगा रहा है। तो ये चीज़ बता रखी है। उसके बाद है मस्कुलर फोर्स। वी यूज़ अवर मस्कुलर फोर्स टू परफॉर्म एन एक्शन। हम मस्कुलर फोर्स को परफॉर्म करते हैं एक्शन से, ठीक है। सम टाइम द मस्कुलर फोर्स ऑफ एनिमल्स आर ऑल्सो यूज्ड। मतलब जो मस्कुलर फोर्स है वो एलिफेंट, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं एलिफेंट का, जो एलिफेंट है वो ड्रैग करते हैं, मतलब खींचते हैं हैवी लोड्स टाइड टू दैम थ्रू स्टीयरिंग, ठीक है। जो एनिमल्स हैं जैसे हॉर्स हो गया, हॉर्स कार्ट हो गए, बुल्लो कार्ट्स हो गए, मतलब घोड़ा गाड़ी हो गई और आपकी बैलगाड़ी हो गई, तो ये क्या होती है, जो हमारा लगेज है या जो जो हम कह सकते हैं हमारा जो सामान है, इसको खींचती है, ड्रैग करती है। तो ये किसके कारण हो रहा है, जब वो मस्कुलर फोर्स उसके ऊपर लगा रहे हैं, मतलब फोर्स से वो अपना उससे खींच रहे हैं, तभी तो वो कर रहे हैं, ठीक है। मल्सीज एंड डोंकी आर मेड टू कैरी स्मॉलर लोड्स एंड पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन हिली एरियाज। जो डोंकीज हैं, मल्सीज हैं, वो कैसे अपना स्मॉल लोड करते हैं, अपना लोड जो है वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस ले जाते हैं। ये एक्टिविटी सभी ने देखा हुआ है, तो वो उसमें अपना मस्कुलर फोर्स अप्लाई करते हैं। जैसे ये बता रखा है, एलिफेंट पुलिंग अ लोड ऑफ वुड। जो एलिफेंट है वो किसको ड्रैग कर रहा है, खींच रहा है वुड को, ठीक है। तो इसमें जो एलिफेंट है, एलिफेंट का मस्कुलर फोर्स लग रहा है, ठीक है। उसके बाद है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है, लेट अस रिकॉल सम ऑफ द कॉमन एवरीडे लाइफ एक्सपीरियंस। हम सम एक्सपीरियंस इसमें रिकॉल करते हैं, याद करते हैं। जैसे यू पैडल अ साइकिल टू मेक इट मूव बट व्हेन यू स्टॉप पैडलिंग, मतलब अगर आप क्या कर रहे हो कि साइकिल चला रहे हो, ठीक है, और चलाते चलाते अगर आप पैडलिंग मतलब स्टॉप हो जाते हो, पैडल करने में स्टॉप हो जाते हो, द साइकिल स्टॉप आफ्टर मूविंग अ स्मॉल डिस्टेंस। जो साइकिल है वो कुछ थोड़ी सी डिस्टेंस में तो चलेगा, लेकिन उसके बाद वो रुक जाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि वाई डिड द साइकिल स्टॉप व्हेन द फोर्स वॉज ऑलरेडी प्रोवाइडेड बाय पैडलिंग। तो उसने बताया कि क्यों जो है वो फोर्स जो है, मतलब क्यों जो है वो साइकिल जो रुक जाता है, मीन्स उसके कहने का मतलब है कि अगर आप जैसे साइकिल चला रहे हो, साइकिल चलाते चलाते आप पैडल भी उसमें लगा रहे हो, तो पैडल लगाने के बाद थोड़ी दूर तक आप देखते हो कि पैडल आप लगाना बंद कर देते हो, थोड़ी दूर तक जो साइकिल है वो चलती है, लेकिन चलने के बाद जो है वो थोड़ी दूर तक चलने के बाद वो बंद हो जाएगी, क्योंकि उस पर हम फोर्स नहीं लगा रहे। तो उस फोर्स में क्या होता है कि फ्रिक्शन होता है, ठीक है। फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेनेवर अ बॉडी ट्राइज टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर, ठीक है। इट ऑलवेज एक्ट अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये जो है वो डायरेक्शन मोशन में चलता है, ठीक है। हिंस इफ देयर इज अ नो कंटिन्यूस फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी टू मेक इट मूव, द बॉडी स्टॉप आफ्टर मूविंग ए स्मॉल डिस्टेंस। वो सेम चीज़ बता रहा है कि कुछ दूर तक अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो कुछ दूर तक तो साइकिल चलेगी, लेकिन फोर्स लगाने अगर बंद कर दिया तो फिर साइकिल नहीं चलेगी, ठीक है। स्मॉल डिस्टेंस और टेक टाइम टू कैच अप स्पीड, और वो स्पीड में भी उसका डिफरेंस पड़ जाएगा, ठीक है। फ्रिक्शन इज येट अनदर टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। जो फ्रिक्शन है वो क्या होता है कि कॉन्टैक्ट फोर्स ही है, ठीक है। तो क्लास इसका मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे आपके 2 हैंड्स हैं, हैंड्स को आप रब करो, थोड़ी देर तक आप रब करोगे तो आप 1 मिनट के बाद आप क्या देखते हो कि जो आपके हैंड है वो गर्म हो जाएंगे। तो वो किसकी वजह से गर्म हो जाते हैं, क्योंकि हमारे जो हैंड्स में है वो फ्रिक्शन है। तो इससे क्या होता है कि जब हमारा 1 हैंड और 1 हैंड एक दूसरे को क्या कर रहा है, मतलब एक दूसरे के साथ हम रगड़ रहे हैं अपने हाथ को, तो उसमें क्या है एक फ्रिक्शन फोर्स जो है वो आता है, जिससे हमारे हैंड जो हैं वो गर्म हो जाते हैं। तो ये भी क्या है कि एक फ्रिक्शन का ही पार्ट है, ठीक है। क्लास मैं आपको ना एक फ्रिक्शन की वीडियो सेंड कर देती हूँ, ये थोड़ा हिंदी में है वीडियो, तब आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि फ्रिक्शन वैसे होता क्या है, ठीक है।
नेक्स्ट है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. It is not always necessary that there be a contact between an object and the source of the force. For the force to act on object, there are forces around us which act on the object even without touching them, called non-contact force. इस पैराग्राफ में आपको बताया है कि कुछ चीज़ें जो हैं हम हाथ के साथ टच करते हैं, मतलब उस कुछ चीज़ों पे हम फोर्स लगाते हैं, तब वो जाके जो हमें डिज़ायर्ड रिज़ल्ट है वो मिलता है. ठीक है, लेकिन कुछ जो चीज़ें हैं हम उसमें फोर्स या हैंड के साथ हम उन्हें टच नहीं करते. जिन चीज़ों को हम हैंड के साथ नहीं टच करते और उनमें फिर भी फोर्स लगता है तो उन्हें क्या कहेंगे हम, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. आप जैसे ये मैग्नेटिक फोर्स हो गया और आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इसमें आप पढ़ोगे कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन से होते हैं. ठीक है, तो आपको ज़्यादा ईजिली समझ में आएगा. ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है. डू यू रिमेंबर स्टडिंग अबाउट मैग्नेट. मैग्नेटिक फोर्स में पहले आपको पता होना चाहिए कि मैग्नेट है. आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा कि मैग्नेट क्या होता है. मैग्नेट होता है जो चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, जैसे अगर मैग्नेट रख देते हैं तो उसके पास लोहे की कोई आयरन रख देते हैं तो वो दोनों अट्रैक्ट हो जाएंगी. तो मैग्नेटिक में 2 पोल होंगे, एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल. ठीक है, ये सभी को पता होना चाहिए. उसके बाद रिकॉल दैट अ नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेटिक रिपेल्स पुशेस अनदर नॉर्थ पोल फ्रॉम अ डिस्टेंस. वो कह रहा है कि जो नॉर्थ पोल है मैग्नेट पुश करता है अनदर नॉर्थ पोल एंड इवन स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन और पिन्स फ्रॉम अ डिस्टेंस. वो सेम चीज़ बता रहा है कि अगर आपके पास मैग्नेट यहाँ पर रखा है, सपोज दैट ये मैग्नेट है, अगर कोई आपके पास पिन रखी है या फिर कोई लोहे की आयरन की कोई थिंग रखी है, तो जो मैग्नेट है वो उसको क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा. ठीक है, यू कैन सी दैट मैग्नेटिक फोर्स एक्ट ऑन अ मैग्नेटिक सब्सटेंस ऑन अदर मैग्नेट विदाउट टचिंग इट. वो कह रहा है कि आप क्या कह सकते हो कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो क्या कर रहा है कि मैग्नेट फोर्स जब उस पिन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, वो मैग्नेट जो उस पिन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है उस प्रोसेस को हम मैग्नेटिक फोर्स कहेंगे. ठीक है, कि कैसे मैग्नेटिक ने उस पिन को अपनी तरफ खींचा. ठीक है, तो उसमें क्या है, ये पूरी प्रोसेस में मैग्नेटिक फोर्स, उसमें मैग्नेट आपने हाथ तो नहीं लगाया. जब आप पिन यहाँ रख देते हो, मैग्नेट आपका यहाँ है, तो मैग्नेट क्या है कि खुद उसको अट्रैक्ट कर लेगा. लेकिन इसमें आपको हैंड की ज़रूरत तो नहीं पड़ती, आप टच तो नहीं करते. तो वो सेम चीज़ उसने बताई है. हिज मैग्नेटिक फोर्स इज़ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. जो मैग्नेटिक फोर्स है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है. ठीक है, सेकेंड क्या है कि इसमें दिखा भी रखा है कि जैसे मैग्नेटिक अट्रैक्शन है और मैग्नेटिक रिपल्सन है. जैसे आप चुंबक को लेते हो, ठीक है, मैग्नेट को लेते हो, तो मैग्नेट को आप एक छड़ के साथ बांध दो और साइड में उसके क्या करो कि दूसरा मैग्नेट उसके साइड में रख दो. तब जो है ये मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा विदाउट टचिंग. मतलब अगर हमारा इसमें कोई रोल नहीं रहेगा, आपको क्या करना है कि मैग्नेट उठा के उस मैग्नेट के पास रखना है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो अट्रैक्ट कर लेगा. ठीक है, ये मैग्नेटिक अट्रैक्शन होगा. ये दूसरा रिपल्शन, यानी क्या होगा कि जो हमारा नॉर्थ पोल है वो नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा, जो हमारा साउथ पोल है वो साउथ को अट्रैक्ट करेगा. ठीक है, उसके बाद है ग्रेविटेशनल फोर्स. कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है. इट इज़ नॉट ओनली द मैग्नेटिक फोर्स. यह मैग्नेटिक फोर्स नहीं है, बट देयर आर सम ऑफ अदर फोर्सेस like also which can act an object without touching it. Have you ever seen object falling towards ground? Do you know the object fall downwards due to the force of gravitation? ठीक है, वो कह रहा है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन में क्या होता है कि जैसे मान लो आप बॉल लेते हो, बॉल को आप ऊपर की तरफ फेंकते हो, तो आपने देखा है कि बॉल ऊपर की तरफ फेंकने के बाद बॉल क्या होती है, नीचे आ जाती है. तो वो नीचे आने के कारण तो वो कौन सा फोर्स हुआ, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन हुआ. क्योंकि अगर हमारी जो है हम जहाँ हम रहते हैं, हम अर्थ पे जहाँ ग्राउंड पे रहते हैं वहाँ पर ग्रेविटी है. ठीक है, जिससे नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ोगे सारा का सारा ग्रेविटी के बारे में, तब आपको ईजिली समझ में आएगा. ठीक है, तो ग्रेविटी है तभी वो जो बॉल है वो नीचे आई.
आपने एक स्टोरी पढ़ी होगी, न्यूटन ने जो बनाया था कि न्यूटन एक पेड़ के सेब के पेड़ के नीचे, एप्पल के पेड़ के नीचे सो रहा था। तो क्या हुआ कि जो वो सेब है वो नीचे न्यूटन जैसे ही सो रहा था, जो वो सेब है, एक सेब टूटकर न्यूटन के पास जाकर गिरा और न्यूटन ने उसको देखा। तब न्यूटन को पता लगा कि जो सेब है वो नीचे क्यों गिरा। वो गिरने को वो ऊपर भी जा सकता था, लेकिन वो ऊपर क्यों नहीं गया। तो इसके रीज़न उसने बताया कि क्यों उसमें ग्रेविटी ऑफ फोर्स है, मतलब जो हम जिस अर्थ पर हम रहते हैं यहाँ पर ग्रेविटी है। जैसे जैसे हम स्पेस में चलते जाएंगे हमारी ग्रेविटी जो है वो कम होती चली जाएगी। मीन्स आपने सुना होगा, या मेरे ख्याल से आप नेक्स्ट क्लास में सुनोगे, क्योंकि आपकी क्लास अभी छोटी है ना, तो इस वजह से। तो आपने सुना होगा कि जहाँ पर ग्रेविटी नहीं होती वहाँ पर चीज़ें ना उड़ने लग जाती हैं। तो हमारे स्पेस में क्या होता है कि कुछ एरिया तक तो हमारी ग्रेविटी है, लेकिन स्पेस में क्या है कि हमारे पास ग्रेविटी नहीं होती। तो क्या होता है कि वहाँ पर चीज़ें जो हैं वो वहीं के वहीं रहती हैं। जैसे जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स थे उनके पास जो एक स्टोरी सुनी थी हमने बचपन में अपने चाइल्डहुड में, कि जो हमारे एस्ट्रोनॉट से थे, जो हमारा वो एस्ट्रोनॉट जब मून पे गए थे, तब मून पे जाने से पहले उनसे जो है जहाँ पर हमारी ग्रेविटी नहीं थी उनसे वहाँ पर एक ब्रश छूट गया। तो अब तक बोलते हैं कि वो जो जहाँ पर ग्रेविटी नहीं थी तो इस वजह से वो जो ब्रश है वो स्पेस में ही घूम रहा है। इट्स अ रियल स्टोरी, क्योंकि जहाँ पर ग्रेविटी नहीं है वहाँ पर चीज़ें आप ऑटोमेटिकली देखोगे कि वहाँ पर चीज़ें जो हैं वहाँ पर उड़ना स्टार्ट कर देती हैं। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ग्रेविटेशन इज़ अ नेचुरल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज ऑफ एनी मास इन द यूनिवर्स। जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो नेचुरल फोर्स है, मतलब ये किसी ने हमें दिया नहीं, ये नेचुरल फोर्स है। ठीक है, जिसमें दो बॉडीज़ अट्रैक्ट करती हैं। मीन्स जैसे मैंने आपको एप्पल वाली स्टोरी बताई कि जब एप्पल ऊपर था और नीचे जो हमारी अर्थ थी या हमारा ग्राउंड था, दोनों बॉडीज़ के बीच में क्या था कि हम ग्रेविटेशनल फोर्स था। ठीक है, तो दोनों बॉडीज़ के बीच में मास था। ठीक है, दिस फोर्स इज नेग्लिजिबल स्मॉल फॉर ऑब्जेक्ट और ऑर्डिनरी मासेस हिंस शो नो विजिबल इफेक्ट। मतलब जो है कि आपको फोर्स दिखाई तो नहीं दे रहा, कि जब आप एप्पल को देखते हो, ग्राउंड को देखते हैं, तो दोनों का फोर्स आपको दिखाई नहीं दे रहा, बट क्या होता है कि दोनों में फोर्स होता है। ठीक है, बट फॉर एवरी हैवी ऑब्जेक्ट लाइक प्लैनेट, सन, मून, बिग एस्ट्रॉयड एक्सेट्रा, जो ये हमारे प्लैनेट्स हैं, सन है, मून हो गया, जैसे सैटर्न हो गए, तो ये क्या है कि सभी जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग ही घूम रहे हैं। ठीक है, द साइज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम सिग्निफिकेंट एंड शो विजिबल इफेक्ट। द फोर्स विद which the earth attract other object towards it is known as the gravitational force of the earth. Simplify the gravity. अभी मैंने जो आपको स्टोरी बताई एप्पल वाली, जब एप्पल था और ग्राउंड था, दोनों में क्या था, फोर्स था, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स था जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो उसे हम वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा जब आपकी अर्थ और वो अर्थ जो है एप्पल को अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, तो दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ, तो उसे हम क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। उसके बाद वो कह रहा है कि चिल्ड्रन ऑफन प्ले विद बॉल्स, बॉल के साथ खेलते हैं। कैन यू टेल व्हाट हैपेंड व्हेन अ बॉल थ्रोन अपवर्ड। आपने देखा होगा जब आपको बॉल ऊपर की तरफ फेंकते हो तो क्या होता है कि तो बॉल जो है वो नीचे आ जाती है। ठीक है, डज द बॉल फॉल बैक वर्टिकली डाउनवर्ड्स आफ्टर रीचिंग द मैक्सिमम हाइट। कुछ हाइट तक तो वो चली जाएगी, लेकिन जो है नीचे आ जाती है। ये बताओ कि इसका आपके पास रीज़न है कि वो बॉल ऊपर, मतलब अगर हम बॉल ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो वो ऊपर ही क्यों जा रही है, मीन्स वो नीचे ही क्यों आ रही है, ऊपर ही क्यों नहीं जा रही। तो इसका आपने कभी सोचा इसके बारे में। डू यू हैव अ रीज़न टू सजेस्ट वाई डज अ बॉल फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड व्हेन ओनली अपवर्ड फोर्स अप्लाइड ऑन इट। जब आप फोर्स उस पर अप्लाई कर रहे हो, आप उसे ऊपर की ओर फेंक रहे हो, तो वो नीचे की तरफ क्यों आ रही है। ठीक है, The basic necessity of the origin of life are the air and the water and the heat and the light energy from the sun. ये जो basic energies हैं वो हमें कहाँ से मिलती हैं, सन से मिलती हैं। The life on the earth is receiving these basic necessity due to the gravity of the earth. क्यों मिल रही हैं, क्योंकि हमारी जो अर्थ पे है वो ग्रेविटी है, इस वजह से। Thus we can say that gravitation of the earth is the mother of life on earth. अगर हमारे स्पेस पे जो ग्रेविटी है उसके कारण अर्थ की
उसके कारण हम इसे क्या बोलेंगे, मदर ऑफ लाइफ। ठीक है, अगर हमारे स्पेस में ग्रेविटी नहीं है और अर्थ पे ग्रेविटी है, जैसे अर्थ पे ग्रेविटी है, अगर अर्थ पे ग्रेविटी नहीं होती तो क्या होता कि हमारी जो सारी चीज़ें हैं वो उड़ना स्टार्ट कर देती। तो ग्रेविटी होना हमारे जो अर्थ पे है वो मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, देयर इज अ येट अनदर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। सभी को पता है कि ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, दैट एग्जिस्ट इन नेचर, जो नेचर में एग्जिस्ट करता है, विच इज़ नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। द स्टडी ऑफ चार्ज ऑब्जेक्ट एंड देयर बिहेवियर इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक। मतलब कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में चार्ज होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दो चार्ज होते हैं। The force of attraction or repulsion caused due to the charge object or particular is called electrostatic force। क्या होता है कि चीज़ें हैं, मान लो एक चीज़ इधर रखी है, एक चीज़ इधर रखी है, या तो उनमें रिपल्सन की प्रोसेस होगी या अट्रैक्शन की प्रोसेस होगी, यानी या तो वो एक दूसरे को खींचेंगे या एक दूसरे को धकेलेंगे। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। Let us know where else in your daily life you can experience the presence of electrostatic force। आपकी डेली लाइफ के बारे में इसने बताया कि आप इजीली समझ सकते हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता क्या है। You might have noticed when your mother empties a poly bag of pulses into a container, some of the pulses grain get stuck in the polythene pocket and are difficult to remove from it। तो इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ कि आपने अपनी मदर को देखा होगा कि आपकी मदर पॉलीथीन बैग ले रही है। ठीक है, जो घरों में पॉलीथीन होती हैं, आप इसे एज एक्टिविटी भी कर सकते हो। ठीक है, तो वो पॉलीथीन बैग के साथ उसने क्या किया कि जो पल्सिस बॉक्स है, ठीक है, तो पल्सिस कंटेनर हो गया, पल्सिस बॉक्स हो गया, तो उसने उसके पास रख दिया। तो जो है हमारी जो पल्सिस हैं वो जो हैं पॉली बैग यानी उस पॉली बैग के साथ चिपक जाती हैं। ठीक है, तो उसे रिमूव करना हमारे लिए कितना मुश्किल हो जाता है ना। सभी देखना कभी ट्राई करके कि जो हमारी पॉली बैग हैं वो जो है हमारे जो पल्सिस के साथ वो अट्रैक्ट हो जाती हैं, मीन्स वो चिपक जाती हैं। ठीक है, दिस इज़ बिकॉज व्हेन द ग्रेन स्लिप आउट फ्रॉम द पॉली बैग दे गेट रब्ड एंड चार्ज। क्योंकि जो हमारी पॉली बैग है और जो हमारी पल्सिस है, पॉली बैग में हमारे चार्जेस हैं नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, तो इसी वजह से वो क्या हो रही हैं, अट्रैक्ट हो रही हैं। बोथ द ग्रेन्स एंड द पॉली बैग्स आर स्टक टुगेदर ड्यू टू द अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिट चार्ज। मतलब एक के पास पॉजिटिव है, दूसरे के पास नेगेटिव है, तो दोनों क्या होती हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेती हैं और वो एक दूसरे पे चिपक जाती हैं। ठीक है, तो इफ़ यू स्टैंड नियर द स्क्रीन ऑफ अ वर्किंग टेलीविजन विद सिंथेटिक क्लॉथ ऑन यू, द क्लॉथिंग विल बी हैवली अट्रैक्ट बाय द टेलीविजन स्क्रीन। तो क्या होता है कि जैसे सिंथेटिक क्लॉथ आप डालते हो, लास्ट चैप्टर में आपने सिंथेटिक क्लॉथ पढ़ा था, तो आप क्या करो कि जो स्क्रीन होती है, जब आपका टीवी चल रहा है तब उसकी स्क्रीन के पास खड़े हो जाओ जाके। ठीक है, तो वो जो आपकी स्क्रीन और सिंथेटिक क्लॉथ हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, दिस इज़ द बिकॉज अ टेलीविजन स्क्रीन वाइल इट्स वर्किंग इज़ अ हैवी नेगेटिव चार्ज। जो स्क्रीन है उसके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज, बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है। द हैवी नेगेटिव चार्ज ऑफ द स्क्रीन अट्रैक्ट द न्यूट्रल क्लॉथ। जो हमारे क्लॉथ है, जो हमारी स्क्रीन है, वो स्क्रीन जो है हमारे क्लॉथ को वो अट्रैक्ट करेगी। मतलब उसमें कुछ जो है वो अट्रैक्ट करने की हमें साउंड आएगी कि ये एक दूसरे से अट्रैक्ट कर रही हैं। ठीक है, ये इसी तरह आपके चेक पॉइंट 2 क्वेश्चंस हैं, ये आपको क्या करने हैं, ये आपको घर से फाइंड आउट करने हैं कि जैसे मैंने चैप्टर रीडिंग कराई है, तो चेक पॉइंट 2 क्वेश्चन आप 1 टाइम इसको चैप्टर को पूरा पढ़ के आप क्या करोगे, इसे नोटबुक में मेंशन करोगे। ठीक है, या फिर आप बुक में भी मेंशन कर सकते हो। हम बाद में जब हमारी जूम क्लासेस होगी तब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि चेक पॉइंट 2 क्वेश्चन हमारा कहाँ पर है। ठीक है, उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, 8th क्लास, इसमें क्या है कि आपके जो चेक पॉइंट 1 क्वेश्चन हैं और साथ में जो चेक पॉइंट 2 हैं और ये दे रखी है चेक पॉइंट 3rd, ये चेक पॉइंट दे रखा है 3rd।
आपने क्या करना है कि जो चेक पॉइंट 1 क्वेश्चन है और चेक पॉइंट 3 क्वेश्चन है ये आपने बुक में ही मेंशन करनी है, क्योंकि ये फिलिप्स हैं बेटा। और जो चेक पॉइंट 2 क्वेश्चन है वो आपने क्या करना है कि वो जो आप अपनी नोटबुक बना रहे हो ना उसमें मेंशन कर लेना, क्योंकि जो आप फिलिप्स लिखोगे फिलिप्स के आंसर आपको लिखने होते हैं। तो आप ऐसा करना कि जो चेक पॉइंट 1 है और चेक पॉइंट आपका 3 रहेगा, इसमें फर्स्ट में और थर्ड में भी फिलिप्स हैं, तो आप क्या करोगे जो है वो बुक में ही मेंशन करोगे, ठीक है। तो हम पढ़ लेते हैं द वर्ड्स एज अ किक, हिट, थ्रोज एक्सेट्रा इंडिकेट द एक्शन ऑफ। जब आप किक करते हो, हिट करते हो, फेंकते हो, तो ये कौन सा एक्शन हो गया? ये एक्शन हो गया अप्लाइंग फोर्स, यानी इसमें क्या होता है कि फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। ए डैश और आर डैश इज डिफाइंड एज अ फोर्स। कौन सा फोर्स है? जब हम पुश करेंगे और पुल करेंगे तो इसे क्या कहेंगे? फोर्स कहेंगे, ठीक है। डैश इज इंट्रैक्शन, डैश इज बिटवीन एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट इज अ मस्ट टू जनरेट अ फोर्स। क्या ऐसा जो है जिनके बीच में दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो है वो फोर्स जनरेट करता है? म्यूचुअल इंट्रैक्शन, ठीक है। तो वो फोर्स जब मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था ना बच्चों कि जैसे आप अपनी हैंड लेते हो, हैंड के बाद कोई फ्रेंड आपका हैंड पे हिट कर रहा है तो उसे भी चोट लगेगी और आपको भी चोट लगेगी, तो वो क्या हो गया? म्यूचुअल इंट्रैक्शन। उसके बाद है फोर्थ, वेन एवर टू बॉडी इज इंट्रैक्ट अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन डैश ऑफ दैम। यानी किस पे? जो जब दो बॉडी इंट्रैक्ट होंगी जो फोर्स अप्लाई होगा कहाँ पर अप्लाई होगा? दोनों पे, यानी हैंड पे भी और आर्म पे भी। यानी जब आपका फ्रेंड आपको हिट कर रहा है तो वो जो फोर्स अप्लाई किस पे होगा? हैंड पे भी और आपके फ्रेंड के आर्म पे भी, ठीक है। अ फोर्स कैन कोज वन और डैश दैन डैश इफेक्ट एट अ टाइम। जब एक फोर्स जो है वो किसकी फोर्स के कारण एक और डैश से ज़्यादा देन यानी मोर देन डैश इफेक्ट एट अ टाइम, यानी फोर्स इफेक्ट यानी एट अ टाइम। यानी आपने ये वाली स्टोरी पढ़ी है कि जब यूनिटी स्ट्रेंथ इज यूनिटी, ठीक है। जब एक फोर्स लगा रहा है तब कम फोर्स लग रहा है, अगर बहुत सारे फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स क्या है? ज़्यादा लग रहा है, तो वो क्या हो गया? मोर और फोर्स। इसकी पीडीएफ बना के मैं आपको आगे सेंड कर देती हूँ, ठीक है। आप इसमें बुक में ही जो है मेंशन कर लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो आपका जो चैप्टर रह गया है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। हैव अ गुड डे, थैंक यू।